हेलो बच्चों, वेलकम टू ब्राइट माइंड गुरुकुल। आप सब कैसे हो? आज थोड़ा क्लास का शेड्यूल थोड़ा शिफ्ट हो गया है बच्चों। पहले तो अकाउंट्स का क्लास शेड्यूल था और हमारे जो विकास सर हैं वो आपके क्लास लेने वाले थे, लेकिन कुछ मेडिकल इमरजेंसी आ गई है जिसके कारण वो ले नहीं सकते हैं। तो इसीलिए मैं आज आप लोगों के साथ फिर से एक क्लास लेने आ रही हूँ। तो पहले तो मैं जानना चाहती हूँ कि आपकी पढ़ाई सब कैसी चल रही है और आप लोग फॉलो कर पा रहे हो कि नहीं, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, और आप लोगों की जो डिफिकल्टी है मुझे तभी पता चलेगा कि आप लोग पढ़ रहे हो, आप लोगों को समझ में आ रहा है जब आप अपनी डिफिकल्टीज मेरे साथ शेयर करोगे। ठीक है, मैंने आप लोगों को अकाउंट्स में भी 2 सम्स दिए थे, किसी ने भी करके मुझे दिया नहीं है, सिर्फ 2 लड़कियों ने दिया है, वो बहुत रेगुलर हैं और दोनों को मैं बहुत ज्यादा प्रेज करना चाहती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने तुरंत दे दिया था। तो सारे लोग वो जो प्रॉब्लम मैंने अकाउंट्स के दिए थे वो सारा मुझे सॉल्व करके व्हाट्सएप में डालोगे। ठीक है, आपका ग्रुप है, आप उस ग्रुप में डालोगे। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, आज मैं बिजनेस स्टडीज पढ़ाऊंगी। तो बिजनेस स्टडीज के कुछ बच्चे तो नए आए हो, पिछली क्लास से ही आप कर रहे हो, तो बिजनेस स्टडीज आपने पढ़ा ली है, लेकिन आपने स्कूल में पढ़ा ही होगा। बिजनेस स्टडीज का जो फर्स्ट चैप्टर है बहुत इजी है, आपको उसमें बताया जाता है कि बिजनेस क्या होता है। ठीक है, तो बिजनेस के बारे में आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा, बिजनेस क्या है, ट्रेड क्या है, और किस तरह की एक्टिविटीज होती है। एक एक आपकी होती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज और एक होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब जिन बच्चों ने पढ़ा है, सब ने पढ़ा है, क्लास में तो सब कोई पढ़ते ही होंगे सब, तो मुझे लिख के बताओ तुरंत इकोनॉमिक एक्टिविटीज के 2 एग्जांपल बताओ, क्या होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज, और 2 एग्जांपल मुझे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बताओ। ठीक है, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगी आपको किसको नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं और किसको इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात है, आज जो हम पढ़ने वाले हैं, तो हमने बिजनेस के बारे में तो पढ़ लिया कि किसको बिजनेस कहते हैं और किसको प्रोफेशन कहते हैं और किसको हम एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। 3 तरह की एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है, जिसमें अर्निंग होती है। कोई आप लोग ही सारे लोग, आप लोग बड़े होके कोई ये सोचेगा कि हमको एक स्टार्टअप करना है, तो उसने बिजनेस कर लिया किसी चीज का। किसी को नौकरी पसंद है तो उसने नौकरी कर ली, और कोई बहुत ज्यादा अपना एजुकेशन में उसने अपने आप को ज्यादा उसने पढ़ाई की, तो चाहे वो लॉयर बन गया या कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया या कोई डॉक्टर बन गया, तो वो क्या करेगा, वो अपना नर्सिंग होम खोलेगा या अपना चेम्बर बनाएगा, अपना वो प्रोफेशन वो करेगा, प्रैक्टिस करेगा। तो ये 3 तरह की चीजें हैं, या तो आप नौकरी करोगे, या आप बिजनेस करोगे, या आप अपनी प्रोफेशन को आगे बढ़ाओगे। तो ये तीनों में क्या क्या फर्क है, सब थोड़े थोड़े डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं। तो एक चार्ट मैंने समझाया था, वो थोड़ा सा बता दूं जल्दी से। बिजनेस में होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिसमें क्या होता है, बिजनेस में या तो प्रोडक्शन करते हैं, या ट्रेडिंग होती है, या सेल ऑफ गुड्स सर्विस होती है। ठीक है, कोई अपने यहाँ पे फैक्ट्री लगाता है, वहीं पे जो भी है रॉ मटेरियल से वो कुछ प्रोड्यूस करता है, या वो कहीं से बाहर से ही कुछ खरीद के लाता है, उसी को सेल करता है। ठीक है, और यहाँ कोई सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है, इस तरह से होते हैं कि सामान ही बेचा नहीं जाता है, कुछ सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो इस तरह की चीजें जिसको प्रॉफिट के लिए किया जाता है वो होता है बिजनेस। बिजनेस करने के लिए कोई फॉर्मल क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती है आपको। आप अगर पढ़े लिखे नहीं भी हो, लेकिन आपका बिजनेस दिमाग है, तो आप बिजनेस कर सकते हो। और इसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट, आपके पास पैसा होना चाहिए जिससे आप स्टार्ट करोगे बिजनेस को। और
इसमें क्या होता है, हाई रिस्क ड्यू टू मार्केट फ्लक्चुएशन। अब बिजनेस करोगे तो रिस्क तो लेना ही है, तभी प्रॉफिट आएगा। जो कम रिस्क लेगा उसका कम प्रॉफिट होगा, ठीक है। और प्रोफेशन क्या होता है, नॉलेज क्वालिफिकेशन होना चाहिए। कोई डॉक्टर बनेगा तो उसको डॉक्टरी पढ़नी होगी, कोई सीए बनेगा तो सीए पढ़ना होगा, या लॉयर, ठीक है। जैसे सीए, डॉक्टर, लॉयर। और इसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट, बहुत ज्यादा पैसा, इनिशियल मतलब शुरुआत में आपको इतना ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं होती है। आप कहीं पे भी एक छोटा सा चेम्बर लेके आप स्टार्ट कर सकते हो अपनी प्रैक्टिस, ठीक है। इसमें लेस रिस्क होता है क्योंकि आप अपनी प्रोफेशनल, आप अपनी कंसल्टेंसी ही दे रहे हो, उससे आपको ज्यादा कुछ इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, और रिस्क भी नहीं है। आप दोगे तो आपको फीस मिलेगी, नहीं दोगे तो नहीं मिलेगी। अब जो एम्प्लॉयमेंट करेगा वो क्या है, एम्प्लॉयर के लिए काम करेगा, उसको सैलरी मिलेगी। क्वालिफिकेशन, जिस जॉब के लिए वो अप्लाई करेगा उसमें उसको स्पेशलाइज होना है, तभी उसको जॉब मिलेगा। इसमें कोई भी पैसे की जरूरत नहीं है, ऐसे ही वो जॉब कर सकता है चाहे उसके पास पैसे हो या नहीं, और इसमें कोई रिस्क भी नहीं होता है। तो ये और भी बहुत सारे पॉइंट्स थे, हम लोगों ने इसको पढ़ा था। तो ये चीजें आपने पहले डिसाइड कर लिया कि आपको करना क्या है, ठीक है। अब जो बिजनेस माइंडेड है, जिसको बिजनेस करना है, वो कैसे बिजनेस को स्टार्ट करे, इसके बारे में उसको डिसाइड करना है कि किस तरह का मेरे पास पैसा है, हम बिजनेस करना चाहते हैं, मेरे को कौन से तरह का बिजनेस करना है। चाहे मुझे किसी के साथ पार्टनरशिप में बिजनेस करना है, या मैं अकेले ही काफी हूँ, अकेले कर सकता हूँ, या कंपनी मुझे बहुत बड़ा, मेरे पास पैसे बहुत ज्यादा है तो वो कंपनी बनाने की सोच सकता है, या कोऑपरेटिव सोसाइटी, बहुत सारे हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। आप लोग अपने डाउट्स भी लिखते रहना बेटा, तभी मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं। यस, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में सेलिंग गुड्स, बैंकिंग सर्विस, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक। इकोनॉमिक एक्टिविटीज मतलब ऐसा कोई एक्टिविटीज जिसमें आपको प्रॉफिट हो रहा है, आपके पास कुछ आ रहा है, आप कोई भी काम कर रहे हो उससे आपको प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है। जैसे एक टीचर है, ठीक है, तो टीचर क्या कर रही है, अपने स्कूल में पढ़ा रही है, उसके लिए उन्हें पैसे मिल रहे हैं, सैलरी मिल रही है, तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो गई। अब वही टीचर अपने घर में जाके अपने बच्चों को जो पढ़ा रही है, उसमें उन्हें कोई पैसे मिल नहीं रहे ना, तो वो क्या हो गया, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इसी तरह कोई जो बाहर सब्जी बेचने वाला है, वो अपनी दुकान में बहुत सारी सब्जियां बेच रहा है, ठीक है, तो वो उससे उसको पैसे मिल रहे हैं, उससे उसका घर चल रहा है। लेकिन अगर आप वही फार्म जो है वो अपने गार्डन में कुछ उगा रहा है और वो अपने घर के लिए उगा रहा है, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, समझ गए, ये फर्क है। बहुत सारे आए, कुकिंग इन रेस्टोरेंट, ठीक, कुकिंग इन रेस्टोरेंट भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, लेकिन कुकिंग एट होम, घर पे अगर खाना बना रहे हो तो वो नॉन इकोनॉमिक होगी, ठीक है। चलो, अब हम पढ़ेंगे कि हमने बिजनेस स्टार्ट करने की बात सोच ली है कि मुझे बिजनेस करना है, अब मुझे किस तरह का बिजनेस करना है। इसमें जब हम डिसाइड करेंगे कि मुझे किस तरह का बिजनेस करना है, तो मुझे कुछ कुछ चीजों को ध्यान में रखना है। कैसे, क्या क्या, जैसे ओनरशिप, मतलब मेरे को ओनरशिप, कौन इस बिजनेस का मालिक होगा, या मैं अकेले उस बिजनेस को करूंगा, या मैं किसी के साथ करूंगा। तो मैं अकेले अगर बिजनेस कर रहा हूं तो वो सोल प्रोप्राइटर हो गया, और किसी के साथ कर रहे हैं तो चाहे पार्टनरशिप हो गया, चाहे कंपनी हो गया, ठीक है। तो ओनरशिप हो गया, लायबिलिटी, लायबिलिटी मतलब कितना रिस्क लेने की आप में हिम्मत है, ये फिर कंट्रोल, और रिसोर्स अवेलेबिलिटी मतलब आपके पास कितना पैसा है। बहुत सारी चीजें हैं जिसको ध्यान में रखना पड़ेगा, और उसी के बेसिस पे आप डिसाइड करोगे कि आपको कौन सा बिजनेस करना है।
ठीक है। तो इसमें कौन कौन से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो बहुत लंबा सा चैप्टर है, ध्यान से मेरे साथ साथ पढ़ोगे तो बहुत इजी लगेगा, लर्न भी हो जाएगा। ठीक है, एक हो गया सोल प्रोप्राइटर, सोल प्रोप्राइटर एक हो गया, दूसरा हो गया जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, तीसरा हो गया पार्टनरशिप, चौथा हो गया कोऑपरेटिव सोसाइटीज, और पांचवा हो गया जॉइंट स्टॉक कंपनी। इतने तरह के हैं, आपको इसमें से डिसाइड करना है कि आप किस कैटेगरी में कंफर्टेबल है, आपके लिए कौन सा ठीक है। ठीक है, अब इसको समझने के लिए क्या समझना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा हर जो हमने बताया वैरायटी, हर वैरायटी का क्या क्या फीचर है, क्या कैरेक्टरिस्टिक है, और उसकी क्या एडवांटेजेस है, क्या उसके डिसएडवांटेजेस है। ये समझ में आ जाएगा तो आपको डिसीजन लेने में आराम होगा। ठीक है, अब पढ़ते हैं। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप बच्चे क्या है बताओ। सोल प्रोप्राइटरशिप इज अ बिजनेस ओन्ड मैनेज्ड बाय सिंगल इंडिविजुअल, एक अकेला इंसान जो ओनर है। जैसे मैं हूँ, मुझे अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करने का मन हुआ तो मैंने सोचा किसी की हेल्प नहीं लेना है, मेरे पास जितने पैसे हैं मैं उसी से स्टार्ट करना चाहती हूँ। तो मेरा खुद का ओनरशिप मेरी हो गई, और मैनेजमेंट वो भी मैं ही करूंगी। ठीक है, किसी और का कोई डिसीजन मेरे लिए मायने नहीं रखेगा। तो ये सबसे सिंपल है और ओल्डेस्ट भी है, और इसको स्टार्ट करने में बहुत ज्यादा झमेला नहीं होता है। इसीलिए जो भी बिजनेस करने की सोचता है, पहले वो सोचता है कि सोल प्रोप्राइटरशिप स्टार्ट करें, उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ेगा उसको और भी ज्यादा हम जो भी होगा हम बाद में उसको पार्टनरशिप बना सकते हैं, बाद में कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके फीचर्स क्या हैं, फीचर्स मतलब कैरेक्टरिस्टिक, फीचर्स का मतलब हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें क्या है, पहला है फॉर्मेशन एंड क्लोजर। फॉर्मेशन एंड क्लोजर मतलब स्टार्ट कैसे होगा, बंद कैसे होगा। ठीक है, इसमें जो सोल प्रोप्राइटर, सोल मतलब एक बंदा, एक अकेला पर्सन। फॉर्मेशन क्या होता है, नो स्पेशल लॉ, वेरी फ्यू लीगल फॉर्मेलिटीज, इजी टू स्टार्ट। मतलब इसको लीगली कहीं पे रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। मैंने सोचा कुछ बिजनेस करने का, मेरे पास जो मिनिमम रिक्वायरमेंट अगर है तो मैंने इसको स्टार्ट कर दिया। इसके लिए मुझे कहीं से लाइसेंस, कहीं से लीगल फॉर्मेलिटी या किसी से परमिशन, ये सब की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ठीक है, इजी, इजी टू स्टार्ट। ठीक है, सेकंड क्या है, लायबिलिटी। आपकी लायबिलिटीज में क्या होगी, ये तो शुरुआत करने में इजी हो गया। लायबिलिटी में क्या हो गया, अनलिमिटेड लायबिलिटी। अब अगर अकेला बंदा किसी ने अगर स्टार्ट किया है बिजनेस, तो अगर इसमें लॉस हुआ तो उसका अपना लॉस होगा। अब वो ये तो नहीं कह सकता है ना कि मेरे बिजनेस का लॉस कोई और पे करे, ये नहीं कह सकता है। तो लायबिलिटी उसकी, ये आपका एडवांटेज हुआ या डिसएडवांटेज बोलो, ये माइनस पॉइंट हुआ कि लायबिलिटी उसकी, अगर कुछ लॉस हो रहा है तो उसका पूरा दायित्व उसका। सोल, अब तीसरा पॉइंट है, सोल रिस्क बियरर एंड रेसिपिएंट ऑफ प्रॉफिट। दोनों चीजें, रिस्क बियरर भी है और रेसिपिएंट ऑफ प्रॉफिट भी है। इसका मतलब क्या हो गया कि पूरा रिस्क उसका अकेले का, ओनर बेयर्स ऑल रिस्क अलोन, और बिजनेस सक्सीड, ओनर एंजॉयज ऑल प्रॉफिट। इसका मतलब कि ओनर का पूरा पूरा रिस्क ओनर का। ठीक है, अगर बिजनेस बहुत अच्छा चला तो वो प्रॉफिट पूरा ओनर का होगा, और अगर लॉस में है तो पूरा उसी को बेयर करना होगा। तो ये क्या हो गया आपका, प्लस भी है माइनस भी है। ठीक है, नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है। ठीक,
अब चौथा क्या है, कंट्रोल। प्रोप्राइटर हैज फुल कंट्रोल ओवर बिजनेस। अकेला बंदा है, उसके पास पूरी कंट्रोल है। ऑल डिसीजंस टेकन इंडिपेंडेंटली, क्विक इम्प्लीमेंटेशन विदाउट इंटरफेरेंस। तीन चीजें हैं, देख लो। प्रोप्राइटर के पास फुल कंट्रोल है बिजनेस पे, किसी और के डिसीजन को उससे कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, खुद का डिसीजन लेगा, खुद वो उसको पालन करेगा। एंड ऑल डिसीजंस टेकन इंडिपेंडेंटली, और तुरंत इंप्लीमेंटेशन हो जाता है। क्विक इंप्लीमेंटेशन का मतलब क्या हुआ कि मेरे को किसी से परमिशन लेके वेट करने की जरूरत ही नहीं है। मैंने अगर सोचा आज मेरे को ये वाला चीज बेचना नहीं है, ये हमें 2 महीने के बाद बेचना है, तो मैंने सोच लिया, उसको छोड़ दिया, ठीक है। तो इसका मतलब है क्विक इंप्लीमेंटेशन। खुद अगर कोई भी चेंज करने का होगा तो तुरंत हो सकता है। अब पांचवा क्या है, नो सेपरेट लीगल एंटिटी। ये हमने शुरू में भी बोला था ना, इसमें कोई लाइसेंस, कोई परमिशन, कोई लीगल चीज की जरूरत नहीं है। और 6, जो लास्ट वाला पॉइंट है वो है लैक ऑफ कंटिन्यूटी। ये भी इंपॉर्टेंट है। लैक ऑफ कंटिन्यूटी मतलब ये बिजनेस कभी भी बंद हो सकता है। अगर ओनर की डेथ हो गई तो ये पूरा बिजनेस बंद, क्योंकि वो अकेला ही बंदा है जो इस बिजनेस को कर रहा है, ठीक है ना। सो ये डेथ के लिए, या अगर वो बीमार हो गया लेकिन फिर भी उसे रोज दुकान पे जाने की जरूरत अगर है और बीमार हो गया तो उसके लिए मुश्किल है, तो उसे दुकान बंद करना पड़ेगा, ठीक है। या बैंकरप्सी। बैंकरप्सी यानी बहुत ज्यादा उस मतलब उसको उसने लोन लिया होगा और वो पे करने की हालत में है नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीजों के कारण ये बिजनेस कभी भी बंद हो सकता है। तो हमने फीचर्स पढ़ लिए, याद हो गए आपको? याद, आपको मैंने बताया था ना कि एक नोट कॉपी जरूर बना के रखना, उसमें बस पॉइंट्स लिखते रहना। और मैं ऐसे हर पॉइंट को एक्सप्लेन कर रही हूँ इसलिए कि आपको वो चीज दिमाग में आपके रहे, तो पता चले। जैसे कंट्रोल, अगर आपने देख लिया कंट्रोल, तो मैम ने बताया था कंट्रोल ओवर बिजनेस, फुल कंट्रोल है, पूरा डिसीजन अकेले का लेता है। ये सारी चीजें, मतलब एक एक पॉइंट इस तरह से पढ़ो ताकि खुद अपने वर्ड्स में उसको लिख सकते हो, ठीक है। अब क्या है, मेरिट्स, एडवांटेजेस। एक तो ये चीज है कि फीचर्स को जो सब में हम पढ़ाएंगे, एक तो फीचर्स पढ़ाएंगे, फिर मेरिट्स पढ़ाएंगे, एडवांटेजेस, और फिर डिसएडवांटेज। तो अगर फीचर्स को अच्छे से लर्न कर लो ना, तो आपके मेरिट्स और डिमेरिट्स वैसे ही समझ में आ जाएगा, क्योंकि फीचर्स में आपके प्लस और माइनस दोनों चीजें रहती हैं। तो उसमें जितने पॉइंट्स हैं उसको बिल्कुल अच्छे से लर्न करना, ठीक है। चलो, फिर मेरिट्स क्या है, क्विक डिसीजन मेकिंग। ये हमने पढ़ा था फीचर में कि उसको किसी के परमिशन की जरूरत नहीं है, क्विक डिसीजन मेकिंग कर सकता है, फटाफट कोई भी चीज में उसको डिसीजन लेना, तुरंत अपना ही डिसीजन है। कॉन्फिडेंशियलिटी, इसका मतलब क्या है, कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब बिजनेस के बारे में जितना चीज उसको लेना है, जो भी डिसीजंस है, जो भी चीजें, बिजनेस की सीक्रेट्स जो है, उसको किसी और के साथ शेयर करने की जरूरत नहीं है। तो बिजनेस का सीक्रेट उसी के पास रहेगा, कोई दूसरा पर्सन नहीं है जो इसके बिजनेस के बारे में जान सकेगा, ठीक है। सो बिजनेस सीक्रेट्स नॉट शेयर्ड। आगे पढ़ेंगे हम लोग, जब कंपनी होती है तो कंपनी में ऐसा होता है ना कि जो उसकी बैलेंस शीट बनती है कंपनी की, वो उसे पब्लिश करना होता है, ताकि आप अगर गूगल करोगे किसी बड़ी कंपनी का, रिलायंस का आपने कर लिया या किसी और का, अडानी का कर लिया, तो आप वहां पे टाइप करोगे तो आपको बैलेंस शीट पूरा दिख जाएगा। तो ये रिक्वायरमेंट होता है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, तो उसमें जो कंपनीज होती है उसकी रिक्वायरमेंट ही होती है कि आपको अपना बैलेंस शीट आपको पब्लिश करना होता है, ठीक है। लेकिन सोल प्रोप्राइटर को ऐसा कुछ भी नहीं करना होता है,
वो अपना रिटर्न कितने का भर रहा है, उसका इनकम कितना हो रहा है, उसको किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, वो आराम से अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरे और खत्म। ठीक है। डायरेक्ट इंसेंटिव, डायरेक्ट इंसेंटिव का मतलब क्या हो गया, जो प्रॉफिट है वो सारे प्रोप्राइटर की अपनी प्रॉफिट है, उसे किसी के साथ शेयर नहीं करना है, सो डायरेक्टली उसके पास प्रॉफिट आता है। प्रोप्राइटर गेट्स ऑल द प्रॉफिट, मोटिवेट्स देम टू वर्क हार्ड। जितना प्रॉफिट आएगा तो प्रोप्राइटर को अच्छा लगेगा, उसको और भी एनर्जी मिलेगी कि और भी ज्यादा वर्क करे और काम करे, उसको प्रॉफिट और आएगा। तो ये डायरेक्ट इंसेंटिव होता है, किसी मिडिलमैन बीच में कोई नहीं है, किसी के साथ शेयर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया, ये 3 पॉइंट्स हो गए आपके, और भी है। सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट। ठीक है, सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट में क्या बताया गया है कि रनिंग one's own business gives personal satisfaction और builds confidence and self worth। ये उसी फीचर का ही और पॉइंट उसको एक्सप्लेन किया है कि अगर आपका बिजनेस अच्छा रन कर रहा है तो आपको खुद को अच्छा लगेगा, सेटिस्फैक्शन होगा कि आपने इतनी मेहनत की है, उस मेहनत का फल आपको मिल रहा है, और आपको और भी एनर्जी आएगी कि हम इसमें और आगे कुछ करें। ठीक है, इससे कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और आप अपना अपनी काबिलियत को आप और पहचान पाते हो। ठीक है, और 5 है ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर। ये भी हमने फीचर में पढ़ा था कि इसमें रेगुलेशन, पेपर वर्क, लीगल फॉर्मेलिटीज, परमिशन, लाइसेंस वगैरह कुछ की जरूरत नहीं होता है। तो आपको बनाना जितना इजी रहता है, उसको बंद भी करना उतना इजी रहता है, किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। जिस दिन आपको लगे कि ये मेरा शॉप हमने बनाया है, हमको ये शॉप को बंद करना है, हमको इस बिजनेस को बंद करना है, तुरंत आप बंद कर सकते हो। ठीक है, तो बच्चे अब हम लोग चलते हैं लिमिटेशंस पे। तो पॉइंट वाइज देखिए, बिजनेस स्टडीज ऐसा सब्जेक्ट है कि बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये प्रैक्टिकली आपको बहुत कुछ सिखाता है। अब ऐसा कोई भी बच्चा है, जितने लोग आप लोग अटेंड कर रहे हो, इसमें से अगर किसी भी बच्चे को स्टार्टअप करने की जरूरत है, 12th अभी पढ़ाई कर रहे हो, अभी तो पढ़ने वाले बच्चे हो तो पढ़ लो अच्छे से, लेकिन कभी आप स्टार्टअप करोगे तो आपके दिमाग में ये सारी चीजें रहेंगी, तो ये प्रैक्टिकल चीजें हैं। अब जब आप कोई भी अपने सोसाइटी के दुकान सामने कहीं पे जाओगे, दुकान जाओगे, विजिट करोगे, कहीं पे जाओगे, तो आप प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करो, ये बंदा ये अकेला अपना बिजनेस कर रहा है, इसकी दुकान है तो ये अकेला कर रहा है या 2 लोग कर रहे हैं, इसने अपने एम्प्लॉयज को रखा है, कैसे बिजनेस चल रहा है, तो आपको बहुत आराम होगा समझने में। ठीक है, और प्रैक्टिकली ये सब लर्न करने में भी बहुत इजी होगा। ठीक, चलो अब हम पढ़ते हैं कि ये प्रोप्राइटरशिप, अभी हमने पढ़ा कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, लेकिन कुछ खराबी भी तो हो सकता है ना, तो उस खराबी या डिसएडवांटेज को देखते हैं। क्या है, पहला लिमिटेशन है लिमिटेड रिसोर्सेस। ठीक है, लिमिटेड रिसोर्सेस का मतलब क्या हुआ कि भैया हमारे पास जितना पैसा है हम उतना ही इन्वेस्ट कर सकते हैं ना, तो हमने अपना जितना है पर्सनल सेविंग, या हमने किसी से बोरो किया, किसी से मतलब अपने परिवार के किसी से या अपने रिलेटिव से, किसी से हम बोरो कर सकते हैं, क्योंकि बैंक से लोगे तो फिर आपको लंबा चौड़ा आपको उसमें भी कंप्लायंस करना होगा। तो पहले जो स्टार्ट करोगे तो वो अपने रिसोर्सेस से ही करोगे जितना आपके पास है, तो वो जितना आपके पास है आप उतना ही इन्वेस्ट करोगे। ठीक है, तो ये एक लिमिटेशन है, ये एक डिसएडवांटेज है। डिफिकल्ट टू गेट बिग लोन फ्रॉम बैंक्स, और इस चक्कर में आप अपने बिजनेस को बहुत बड़ा एक्सपेंशन नहीं कर सकोगे, क्योंकि आप उतना ही कर सकोगे जितना आपके पास पैसे हैं। ठीक है, ये एक डिसएडवांटेज है। सेकंड है लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस, ये भी हमने पढ़ा फीचर्स में
कि अगर डेथ हो गई, इलनेस हो गई या बैंकरप्सी हो गई, तो इस चक्कर में ये बिजनेस कभी भी बंद हो सकता है। ओके, थर्ड क्या हो गया? अनलिमिटेड लायबिलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बड़े ध्यान से देखो। अनलिमिटेड लायबिलिटी मतलब हाई पर्सनल रिस्क। अगर अपना बिजनेस है, चला रहा है, अच्छा चल रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर बिजनेस उसने लोन भी ले लिया, ठीक है, और आगे चल के बिजनेस लॉस पे जाने लगा, उसको प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है, तो उसे बंद करने की नौबत आ गई, तो क्या करेगा उसको? तो जितने भी लोग हैं जिसको उसे पैसे देने हैं, वो उसे देने पड़ेंगे, अपने खुद ही उसको देना पड़ेगा। कोई दूसरा पर्सन तो नहीं है, क्योंकि उसका अकेला का बिजनेस है। तो अगर बिजनेस में जितना भी चीज है उसको बेच के वो सबके पैसे अगर चुका सका, फिर तो ठीक है। लेकिन अगर नहीं चुका सका, तो उसको अपना जो प्रॉपर्टी है, पर्सनल प्रॉपर्टी है, उसमें से भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि बिजनेस अगर अच्छा चल रहा है तो इट्स ओके, लेकिन अगर बिजनेस लॉस पे है तो उसे अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को बेच के भी ये पूरा लोन वगैरह चुकाना पड़ेगा। और लिमिटेड मैनेजमेंट लायबिलिटी, जो लास्ट वाला है, दिख रहा है आप लोग को? लिमिटेड मैनेजमेंट एबिलिटी, इसका मतलब क्या होता है कि जो बिजनेसमैन है अपना अकेले का चला रहा है, वो खुद ही पूरा डिसीजन लेता है, वो खुद ही मार्केटिंग भी देख रहा है, उसको खुद अपना अकाउंट्स भी देखना पड़ रहा है, उसको किसी को अगर नौकरी पे रखना है तो उसको खुद ही इंटरव्यू लेना पड़ रहा है उनका, खुद उनके काम को भी देखना पड़ रहा है, मतलब सारी चीजें उसको खुद देखना पड़ता है। तो इसलिए वो एक अकेला पर्सन हर चीज में माहिर तो नहीं हो सकता है ना, तो ये उसकी एक कमी हो सकती है। तो उसके लिए अगर उसको लगे कि हमको कोई स्पेशलाइजेशन कुछ चाहिए, अच्छा कोई बंदा चाहिए जो अकाउंट्स रख सके, या अच्छा कोई ऐसा बंदा चाहिए जो मार्केटिंग देख सके, तो उसको इस तरह के लोगों को एम्प्लॉयमेंट में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इसके लिए एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। आया बेटा आप लोगों को समझ में सारा? आप लोगों के बुक में जो है उसी पॉइंट्स को ही हमने इलैबोरेट किया है, क्योंकि बुक में कुछ लिखा हो, आपको मैं कुछ पढ़ाऊं तो आपको कंफ्यूजन बहुत होगा। डिसएडवांटेज सेपरेट लीगल एंटिटी, कौन सा नहीं समझ में आ रहा है? अच्छा, इसमें ओके, नो सेपरेट लीगल एंटिटी। हाँ जी, ये एक डाउट आया है, मैं उस डाउट को थोड़ा क्लैरिफाई कर रही हूँ। ठीक है, ये हमने पढ़ा था कहाँ पे? फीचर्स, फीचर्स, इसमें हमने पढ़ा था। तो इसी का तीसरा, चौथा, पांचवा पॉइंट है, नो सेपरेट लीगल एंटिटी। बिजनेस जो सोल प्रोप्राइटर होता है, इसको अगर लीगली हम समझे, बिजनेस एंड ओनर नॉट सेपरेट इन द आईज ऑफ लॉ, लॉ में ये अलग नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो सोल प्रोप्राइटरशिप होता है, जब आप इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करोगे, तो ये जो बंदा है ये अपने नाम से ही इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करेगा। तो लॉ में बिजनेसमैन को, जो सोल प्रोप्राइटर है, उसको अलग, इसको अलग से, मतलब अलग से पैन नंबर या कोई लीगल रिक्वायरमेंट ये सब करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वो अपना ही रिटर्न भरेगा, वही उसका बिजनेस हो गया।
ठीक है, तो इसीलिए हम कहते हैं बिजनेस एंड ओनर नॉट सेपरेट। वो अकेला बंदा है, वो अपने नाम से जो रिटर्न फाइल करेगा वो बिजनेस का ही होगा। ठीक है, और द ओनर इज पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल बिजनेस एक्शन। ये भी सही है, क्योंकि वो जो भी काम करेगा तो उससे अगर बिजनेस को लॉस हो रहा है तो वो लॉस उसी को बेयर करना होगा, और अगर बिजनेस प्रॉफिट कर रही है तो वो प्रॉफिट भी उसी का होगा। ठीक है, सो नो सेपरेट लीगल एंटिटी। अलग से बिजनेस अलग नहीं है, बिजनेस और वो दोनों सेम है, और दोनों को एक ही रिटर्न फाइल करना होगा। ठीक है, क्लियर है बच्चे? आगे बढ़े। सोल प्रोप्राइटरशिप हमने पढ़ लिया। 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, आप लोग भी देख लो, अगर किसी चीज में डिफिकल्टी हो रही है, कुछ चीज आपको पूछना तो मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन करूँ। दो मिनट का ब्रेक लेते हैं, ठीक है? आप लोग देख लो, उसके बाद हम फिर से दूसरा एक और टॉपिक लेके फिर उसकी पढ़ाई करेंगे। चलो, तो हम लोग अब दूसरा एक और बिजनेस के फॉर्म को पढ़ते हैं। हमने सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ लिया। प्रैक्टिकली कुछ एग्जांपल भी बता देते हैं जल्दी से जल्द। तो ये लोकल जो आप अपने मोहल्ले में, अपने सोसाइटी में जो देखते हो, ग्रोसरी के स्टोर हो गए, या कोई टेलर दुकान खोला हुआ है, या आप कोई भी फोटोग्राफर हो, ब्यूटी पार्लर हो, ये सब आप अपने लोकल मार्केट में आपको देखने को मिलेगा। तो सारे सोल प्रोप्राइटरशिप ही होते हैं ज्यादातर। ठीक है, अच्छा, अब बड़ी कंपनीज का हम एग्जांपल लेके बता रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट में कोका कोला कॉर्पोरेशन, कोका कोला आपने सुना है? ये कोका कोला इतनी बड़ी कंपनी है, क्योंकि आप हर दुकान में जाओगे कोका कोला आपको जरूर मिल जाएगा कोल्ड ड्रिंक। ये कोका कोला स्टार्ट कैसे हुआ था? अब इसको स्टार्ट किया था पहले डॉक्टर जॉन पेम्बरटन, एटलांटा में रहते डॉक्टर जॉन पेम्बरटन। इन्होंने स्टार्ट कैसे किया था? ये एक सोल प्रोप्राइटर है, ठीक है? तो ये स्टार्ट कैसे हुआ था कि इन्होंने एक सिरप बनाया, और सामने इनकी एक फार्मेसी थी, वहां पे ले जाके उन्होंने लैब में टेस्ट कराया कि ये जो हमने सिरप बनाया है वो देखिए तो कैसा बना है। और वहां पे जब टेस्टिंग हो गई तब सबने कहा कि इसका टेस्ट तो बहुत अच्छा है, और इसमें कोई कम परेशानी भी नहीं है, कमी भी नहीं है, ये है एकदम बिल्कुल हेल्दी है। तो उसने उसको फिर वो बेचना शुरू कर दिया। ठीक है, उसके बाद उसकी डेथ हो गई। उसके पहले, उनकी जब डेथ हो गई उसके पहले उन्होंने एसा कैंडलर इनको बेच दिया। ये भी एक अकेला पर्सन, ये भी सोल प्रोप्राइटर। ठीक है, और इसने इन्होंने इस बिजनेस को इतना बढ़ाया कि उसके बाद धीरे धीरे बहुत ज्यादा जब बढ़ जाता है आपको उसको एक्सपैंड करना होता है। उसके बाद ये बन गई कोका कोला कंपनी, कोका कोला कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये कंपनी बन गई 1800
1892 में। तो आप देखो ये इतनी बड़ी कंपनी वो स्टार्ट हुई थी एक सोल प्रोप्राइटरशिप से। इसी तरह से वॉल्ट डिज्नी आप लोगों ने सब इनकी मूवीज देखी होगी, वॉल्ट डिज्नी की कार्टून्स, और ये बहुत फेमस है। ये भी एक सोल प्रोप्राइटरशिप से स्टार्ट किए थे और उसके बाद ये आज इतना बड़ा हो गया है इनका एम्पायर। ऐसे ही अमेज़न के बारे में तो आपने सबने सुना होगा, क्योंकि सारे बच्चे अमेज़न से बहुत कुछ ऑर्डर करते ही आपके घर में आता होगा, हो सकता है। तो ये भी इसको स्टार्ट किया गया था 1994 में, जेफ बेजोस ने स्टार्ट किया था। सोल प्रोप्राइटरशिप, ये भी सोल प्रोप्राइटरशिप। उसके बाद आज ये इतना बड़ा कंपनी बन गया। ठीक है, ये एकदम लाइव एग्जांपल है, आप इसको देख के आप इसके बारे में पढ़ भी सकते हो कहीं पे। ठीक है, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस या HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ये क्या होता है? ये एक बहुत यूनिक फॉर्म ऑफ बिजनेस है जो इट इज फाउंड ओनली इन इंडिया, सिर्फ इंडिया में ही है। ठीक है, और इसको हिंदू लॉ गवर्न करता है, तो सिर्फ हिंदूज जो हैं वो ही ये वाला बिजनेस करते हैं, और रन बाय मेंबर्स ऑफ HUF। ठीक है, ये बहुत पुराना फॉर्म ऑफ बिजनेस है, अभी इतना ज्यादा ये चलता नहीं है, लेकिन हो सकता है कहीं कहीं पे चलता होगा। लेकिन ये इसकी फीचर्स क्या है, ये कैसे बनता है, फॉर्मेशन इसका कैसे होता है? ऑटोमेटिकली बाय बर्थ। एक जॉइंट फैमिली है, उसमें सारे मेंबर्स हैं, एक जो सीनियर मेंबर होता है वो होता है कर्ता। ठीक है, वही सारा डिसीजन लेता है, उसी के पास सारा पावर रहता है, वही बिजनेस मतलब चलाता है। और बिजनेस का क्या होता है, किस चीज का करते हैं इन लोग? एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, अपने प्रॉपर्टी का ही बिजनेस इनका रहता है, मतलब एंसेस्ट्रल जो इनका अपना फैमिली बिजनेस है वही करते हैं। तो इसमें मेंबर कौन होते हैं? वो सारे मेंबर्स जो बाय बर्थ इस फैमिली में जन्म लेते हैं। ठीक है, और इसमें कोई एग्रीमेंट की जरूरत नहीं होती है, ओनली 3 सक्सेसिव जनरेशन कैन बी मेंबर्स। सेकंड क्या है? ओनरशिप और मेंबरशिप। जो इसमें मेंबर्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है? को-पार्सनर। जो जन्म से, जैसे ही वो कोई भी मेंबर जन्म लेता है तो वो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का मेंबर बन जाता है। अब पहले के जमाने में क्या होता था कि सिर्फ जो मेल मेंबर्स हैं, जो मर्द होते हैं, वो ही हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के मेंबर होते थे। जो लेडीज होती थी उनको इस बिजनेस में कोई हिस्सा नहीं होता। ठीक है, लेकिन अभी लॉ बहुत सारा चेंज हुआ है और उसके बाद अभी लेडीज को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। तो जो भी इस फैमिली में बॉन्ड होते हैं वो ऑटोमेटिकली वो मेंबर बन जाते हैं। ठीक है, और मेंबर को कहा जाता है को-पार्सनर। और जो कर्ता होता है, एल्डेस्ट मेंबर, वो ही मैनेज करता है बिजनेस को। ठीक है, और कंट्रोल किसका होता है? थर्ड है कंट्रोल। करता है सोल डिसीजन अथॉरिटी, सिर्फ करता ही है, जो सबसे सीनियर मेंबर होता है वही करता होता है और वही डिसीजन लेता है और उसके डिसीजन को सबको फॉलो करना होता है। ठीक है, जितने भी को पार्सनर हैं वो सारे कर्ता के डिसीजन को ही फॉलो करते हैं। Yes. Can women be karta also? Yes, there has been a change in law. 2010 में लॉ आया है जिसमें वुमेन को भी कर्ता
मतलब वुमेन भी कर्ता बन सकती है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा चेंज है जिसमें जो मेल एक डोमिनेशन उसको खत्म किया गया है और वुमेन भी कर्ता हो सकती है। ठीक है, कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी मतलब बिजनेस कंटिन्यूज इवन आफ्टर डेथ ऑफ कर्ता। अगर कर्ता की डेथ हो जाती है, जो एल्डेस्ट मेंबर है, तो वो उसकी अगर डेथ हो जाती है तो जो उसके बाद नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर होंगे वो कर्ता ऑटोमेटिकली बन जाते हैं, लेकिन बिजनेस इनका चलता रहेगा। ऐसा नहीं है जैसे सोल प्रोप्राइटर में था कि डेथ हो गई तो बिजनेस बंद, ऐसा नहीं। ठीक है, और लायबिलिटी क्या है? कर्ता के पास कर्ता ही होता है जो सारे डिसीजन लेता है बिजनेस का, तो वो मेन मेंबर हो गया, और जितने को पार्टनर है उनको कर्ता के डिसीजन को फॉलो करना होता है। तो जब वो डिसीजन ले रहा है तो उसके पास सारी लायबिलिटी भी उसकी ज्यादा होती है। ठीक है, अदर मेंबर्स हैव लिमिटेड लायबिलिटी, लेकिन जो कर्ता है उसके पास अनलिमिटेड लायबिलिटी। अगर लॉस होगा तो सबसे ज्यादा इनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ठीक है, लॉयल्टी एंड कोऑपरेशन, ये क्या होता है? अब फैमिली का बिजनेस है, फैमिली होता है सबसे ज्यादा लॉयल। ठीक है, so being family run setup there's a great sense of loyalty and cooperation। ठीक है, तो फैमिली कभी, जो परिवार होता है वो हमेशा जुड़ा रहता है, वो कभी धोखा नहीं देता है ना? आप लोग मानते हो कि नहीं? फैमिली होता है सबसे प्यारा रिलेशन, जो बॉन्डिंग होती है फैमिली में वो सबसे ज्यादा बॉन्डिंग होती है कि वो ग्रेट सेंस ऑफ लॉयल्टी होती है और कोऑपरेशन होता है। ठीक है, तो इस चीज के लिए उनको चिंता करने की जरूरत नहीं होती। और माइनर मेंबर्स जो 18 साल से कम उम्र के हैं, दे कैन आल्सो बी मेंबर, क्योंकि ये ऐसा है कि जैसे बर्थ होता है वैसे वो मेंबर बन जाते हैं, तो माइनर भी मेंबर्स हो सकते हैं, लेकिन डिसीजन मेकिंग वगैरह में उनका कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, तो इतने सारे पॉइंट्स हैं, ये फीचर्स हो गए। मैंने बोला था ना फीचर्स, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज। तो बेटा आप लोग को फीचर्स, ये जो पॉइंट्स है ना, ये आपको लर्न करने हैं। ये मैं बाद में आपको बताऊंगी, एक और मैं वीडियो या एक और मैं क्लास में बताऊंगी कि कैसे नोट्स बनाया जाता है। और इतने सारे जो पॉइंट्स हैं आपको, जैसे इसमें 7 पॉइंट है, आपको 4 याद है और 5वां भूल गए आप, तो इस तरह इसको किस तरह से लर्न करना है, क्योंकि आपको जैसे पॉइंट्स याद रह जाएगा तो आप उसको इलैबोरेट कर सकते हो, लेकिन अगर पॉइंट ही भूल गए तो फिर किस चीज को लिखोगे? ठीक, तो ये चीज है कि आप अपनी नोट कॉपी में बस पॉइंट्स लिखते रहना, पॉइंट बहुत जरूरी है। अब इसके एडवांटेजेस भी पढ़ लेते हैं। सिंपल फॉर्मेशन, क्यों? क्योंकि बाय बर्थ इसमें मेंबरशिप हो जाती है, तो जैसे कोई नया कोई बंदा किसी की बर्थ हुई है तो वो ऑटोमेटिकली कोपार्सनल हो जाता है, तो नो रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड। स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी, क्योंकि फैमिली में हमने पढ़ा, फैमिली में बॉन्डिंग होती है, लॉयल्टी होती है, और स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी इसलिए होते हैं कि कर्ता की अगर डेथ हो गई तो नेक्स्ट मेंबर कर्ता बन जाता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग कंट्रोल इन डिसीजन मेकिंग, स्ट्रॉन्ग कंट्रोल होता है क्योंकि सबसे एल्डेस्ट मेंबर करता वही होता है डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, तो उसको अपना अनुभव, अपना एक्सपीरियंस, उसी से वो अपने बिजनेस को चलाता है। फैमिली बॉन्ड प्रमोट्स यूनिटी एंड लॉयल्टी और लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स। सिर्फ कर्ता का लायबिलिटी अनलिमिटेड होता है क्योंकि वो मेन होता है डिसीजन मेकर, मेन पावर सेंटर वही होता है कर्ता, तो उसको ज्यादा अगर मतलब एडवांटेज है कि वो डिसीजन ले तो उसको लायबिलिटी भी थोड़ा एक्स्ट्रा लेना पड़ता है।
लेकिन बाकी जो मेंबर्स है वो अपना जितना शेयर होता है उसी शेयर तक का ही उसके पास लायबिलिटी होता है। ठीक है, ना अब हमने अच्छाइयां पढ़ ली हैं तो थोड़ा सा बुराइयां भी पढ़ लेते हैं। बुराइयां भी होंगी ही सब। सो डिसएडवांटेज क्या होता है? मेनली डिपेंड्स ऑन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, जो उन्होंने इनहेरिट किया है उसी प्रॉपर्टी का ही वो बिजनेस करते हैं। तो उनके पास लिमिटेड कैपिटल होता है इस हिसाब से। ठीक है, जितना उनके पास है उसी से वो अपना बिजनेस कर रहे हैं। लिमिटेड टू हिंदू फैमिली, सिर्फ हिंदू फैमिलीज के लिए ही ये लागू है। जैसे ये नाम है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ठीक है, ओनली मेल मेंबर्स वेर रिकॉग्नाइज्ड दो लॉज आर इवॉल्विंग। ये अभी है नहीं, अभी इसमें फीमेल मेंबर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। पहले था कि सिर्फ मेल मेंबर्स ही इसमें मेंबर बन सकते हैं या मेल मेंबर्स ही कर्ता बन सकते हैं। अभी लॉ काफी कुछ चेंज हो रहा है, बदल रहा है। ठीक है, सो अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कर्ता, ये डिसएडवांटेज है। कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड है। ठीक है, और लैक ऑफ इंसेंटिव फॉर अदर मेंबर्स ड्यू टू नो एक्टिव रोल। इसका मतलब क्या हो गया? लैक ऑफ इंसेंटिव मतलब जो करता है वही मेन डिसीजन लेता है। अब उसने एक डिसीजन ले लिया तो सबको मानना पड़ेगा। तो जो को पार्टनर होते हैं, जो बाकी मेंबर्स होते हैं, उनमें कभी कोई एक इस तरह का फीलिंग हो सकता है ना कि मेरा डिसीजन तो लिया ही नहीं जाता है, मेरी बात तो सुनी नहीं जाती है। तो वो एक उनके पास हमेशा वो फील हो सकता है कि जब मेरी बात ही नहीं कोई मानता है तो मैं ज्यादा नहीं काम करूंगा। तो ये वाली फीलिंग को एक्सप्लेन किया गया है कि लैक ऑफ इंसेंटिव फॉर अदर मेंबर्स ड्यू टू नो एक्टिव रोल और डोमिनेंस ऑफ कर्ता। कर्ता डोमिनेट करता है और अपने डिसीजन से, तो उसके डिसीजन को सबको मानना ही पड़ेगा। तो बहुत सारे मेंबर्स को ये लगता है कि भैया मेरा तो बात यहाँ पे मेरी बात नहीं मानी जा रही है तो मैं उतना काम नहीं करूंगा, मैं कम ही करूंगा। ठीक है, ये एक डिसएडवांटेज हो गया। तो हमने कितने पढ़ लिए? एक तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, लिमिटेड कैपिटल, सिर्फ हिंदू फैमिलीज पे ही है। तीसरा भी नहीं होगा क्योंकि मेल मेंबर्स अभी फीमेल मेंबर्स भी हो सकते हैं। तो तीसरा हम ये कर लेते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कर्ता, और चौथा है लैक ऑफ इंसेंटिव। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया है कि जॉइंट हिंदू फैमिली कॉन्सेप्ट इज ऑन द डिक्लाइन। ये अभी धीरे धीरे खत्म हो रहा है क्योंकि डिमिनिशिंग नंबर ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिलीज इन। पहले के जमाने में बहुत सारे जॉइंट फैमिलीज होते थे, अब वो जॉइंट फैमिली टूट टूट के क्या हो गया है, न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई है। अब सारे लोग एक साथ नहीं रहते हैं। पहले के जमाने में सब लोग साथ रहते थे, चाचा हो गए, चाची हो गई, इतने सारे भाई बहन सब एक साथ रहते थे और एक साथ बिजनेस भी होता था। अब वो कॉन्सेप्ट धीरे धीरे खत्म हो रहा है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया बेटा, एक बार फटाफट देख लें। सोल प्रोप्राइटरशिप हमने पूरा फिनिश कर लिया। सोल प्रोप्राइटरशिप, इसके फीचर्स क्या क्या हैं ये पढ़ लिया। इसमें इसको मैंने पॉइंट फॉर्म में लिखा है, आप अगर इसमें स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ये ले सकते हो, इसको खुद से एक्सप्लेन कर सकते हो। बिजनेस स्टडीज में क्या है, सारा थ्योरी है। ठीक है, इसमें आपको कैलकुलेशन वगैरह करने का कुछ भी नहीं है, जैसे आपको अकाउंट्स में है, जैसे आपको इकोनॉमिक्स में है। बिजनेस स्टडीज सिर्फ थ्योरी है। तो इसको समझो और समझ के आप उसको इलैबोरेट कर सकते हो कि नहीं, अपने वर्ड्स में लिख सकते हो कि नहीं, वो चीजें मेन मेन पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं कि आप स्टोरी बना रहे हो आप लिखते ही जा रहे हो, उसमें आपको जो मेन पॉइंट्स है उसको लिखना है।
और जो ये सारी चीजें जो इसका हेडिंग है, ये आपको लर्न करके रखना है, लर्न करना है। अब आगे के और चैप्टर्स आएंगे तो मैं लर्न करने का भी एक ट्रिक बताऊंगी। अभी आप लोग अपने तरीके से लर्न करो, उसके बाद मैं बताऊंगी, जब लर्न हो जाएगा उसके बाद बताऊंगी, ठीक है। तो ये हम लोगों ने पढ़ा फीचर्स, फिर हमने मेरिट्स पढ़ा था, एडवांटेजेस, फिर डिसएडवांटेजेस हमने पढ़ लिया था। उसके बाद हम लोगों ने ये एग्जाम्पल भी देखा, आप इसको भी देख लेना, समझना। इसको अगर आपको गूगल करना होगा तो गूगल में भी देखना, इसके बारे में लिखा होगा। फिर हमने पढ़ा जॉइंट हिंदू फैमिली, ये दूसरा फॉर्म ऑफ बिजनेस है। इसमें भी फीचर्स पढ़ा हमने। फीचर्स अगर पढ़ लोगे तो आपका मेरिट्स और डिमेरिट्स, एडवांटेज और डिसएडवांटेज अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो फीचर्स को बहुत अच्छे से पढ़ना, फिर एडवांटेजेस आ गए और डिसएडवांटेजेस, ठीक है। तो दो फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमने खत्म किया। अब अभी समय भी है तो थोड़ा सा हम दूसरा भी स्टार्ट कर देते हैं, उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ये हमारा सबसे फेमस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, पार्टनरशिप, ठीक है। जब सोल प्रोप्राइटर सोचता है कि मैं अकेले क्या क्या करूं, कितना काम करूं, और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है और बैंक से लोन लेना होगा, तो अपना अपने इंडिविजुअल बेसिस पे उसको लोन मिलेगा ना, लेकिन तब उसको फील होता है कि कोई एक और पर्सन हो या दो और पर्सन हो जो मेरा हो सकता है एक ब्रांच वो संभाले, एक मार्केटिंग का वो संभाले, अकाउंटिंग वो संभाले, या टेक्निकल चीज है उसको संभालने वाला कोई हो। तो इस तरह का जब उसको लगता है कि हमको जरूरत है, तब वो पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस के बारे में सोचता है, ठीक है। कि दो तीन लोग मिलके सोचते हैं कि चलो हम ये करते हैं, मैं ये वाला काम देख लूंगा, तुम दूसरा देख लेना, तीसरा ये देख लेना। तो क्या हो जाता है, काम डिस्ट्रीब्यूट भी हो जाता है और तीनों का एक फंड आता है, तो फंड भी ज्यादा रहता है, पैसा भी ज्यादा रहता है, तो बड़ी बड़ी चीजें करने का उनके पास एक फैसिलिटी भी रहता है, ठीक है। तो पार्टनरशिप बिजनेस क्या होता है? As business grew in size, single person जब business बढ़ा तो single person was often not able to contribute enough capital या manage everything alone or bear all risk. रिस्क भी तो सोल प्रोप्राइटर को सारा रिस्क खुद ही बेयर करना होता था, तो उसको काफी डिफिकल्टी होती थी कि सारा काम भी खुद करो, मैनेज भी खुद करो, और पैसा भी लगाओ और रिस्क भी बेयर करो। This gave rise to partnership, जहाँ पे two or more people join hands to share investment, यानी पैसा भी वो ले आते हैं, स्किल्स भी होता है, किसी को कोई टेक्निकल चीज में स्पेशलाइज होता है, किसी कोई है जो फाइनेंस में स्पेशलाइज होता है, कोई होता है जिसको लोगों से बात करने का स्किल बहुत ज्यादा होता है। तो तरह तरह के लोग अगर बिजनेस में जुड़ के एक साथ एक कुछ करते हैं तो बहुत तरह तरह का फायदा भी होता है, और लोग को आपको एम्प्लॉय भी करने की जरूरत नहीं होती है, आप ही खुद मिलके उसको कर सकते हैं, ठीक है। प्रॉफिट्स एंड लॉस को शेयर करते हैं। अब जो पार्टनरशिप है, इसमें अब देखो जैसे सोल प्रोप्राइटर में या जॉइंट हिंदू फैमिली में हमने पढ़ा कि कोई लीगल रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं होती है। इसमें ऐसा है कि पार्टनरशिप जो है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको याद रखना। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, थ्योरी आएगा, थ्योरी में आपको ये सब लिखना होगा। तो पार्टनरशिप, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के तहत पार्टनरशिप का डेफिनेशन बताया गया है। वो क्या है? पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस who have agreed to share the profits of a business
carried on by all or any of them acting for all. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन, दो या दो से ज्यादा, बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर, जो दो बंदे या दो से ज्यादा बंदे ये लोग मिलके प्रॉफिट को शेयर करने का, टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. इसको आगे जब फीचर्स पढ़ेंगे तब आपको और क्लियर होगा कि कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल का मतलब क्या है. एक्टिंग फॉर ऑल, अगर पार्टनर है, बहुत सारे लोग हैं, तो एक पर्सन ने कोई डिसाइड किया, कुछ डिसीजन लिया, तो उससे सारे जो पार्टनर्स हैं उनको भी लायबिलिटी उनकी भी बन जाती है. ठीक है, तो ये लर्न करना है आपको कि ये डेफिनेशन क्या है. पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all. ठीक है, अभी तक आप लोगों को समझ में आया सारा. किसी ने कोई डाउट नहीं लिखा है? आप लोग समझ रहे हो या सुन रहे हो या नहीं सुन रहे हो? क्लास में अटेंशन देना, अटेंटिव रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो मैं पढ़ा दे रही हूँ आपके दिमाग में वो रहेगा. जब आप जाओगे घर तो एक बार रिवाइज कर लेना. और मैं आपको फिर से बता रही हूँ, एक नोट्स शेयर करने का, बनाने का एक तरीका मैं आपके साथ शेयर करूंगी. बहुत अच्छा वो है, थोड़ा सा बता देती हूँ, ज्यादा टाइम है नहीं, तो ये वाला चीज हम नेक्स्ट क्लास में पूरा डिटेल्स में पढ़ाएंगे. नोट्स बनाने का तरीका है, नोट्स नहीं, जैसे रिवाइज करने का तरीका मैं बता रही हूँ कि आपने आज पढ़ा डे वन क्या हो गया? आज आपने क्लास की, ठीक है, आज आपने क्लास की, आपने पूरा पढ़ा अच्छे से. आप घर जाके एक बार और गो थ्रू करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा. अगर कुछ नहीं समझ में आएगा तो मेरे को लिखना आप, ठीक है. अब डे 7 मतलब 7 दिन के बाद, 7 दिन के बाद आप फिर से इसको रिवाइज करोगे, क्योंकि आप जब इसको पढ़ोगे, आज पढ़ोगे, 7 दिन के बाद आप देखना बहुत सारी चीजें आपके दिमाग से वॉश आउट हो जाती हैं. ठीक है, जब तक नहीं उसको रिवाइज करोगे याद नहीं रहेगा. तो 7 दिन के बाद फिर से एक बार गो थ्रू करना. आपको थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आपको पढ़ना चाहिए. अब उसके बाद फिर क्या है? डे 15, 7 दिन के बाद पढ़ के उसके बाद आप भूल जाओ, ठीक है, आपने रिवाइज कर लिया. 15 दिन के बाद आप फिर खोलोगे इसको और फिर से एक बार देख लोगे. अगर आपने नोट्स बना रखा है तो नोट्स को ही देखो, आप नोट्स को इलैबोरेट कर पा रहे हो कि नहीं, उसको बढ़ा के लिख सकते हो कि नहीं, ये देखना. अब उसके बाद फिर डे 30 दिन के बाद एक और बार आप खोल लोगे, तब देखोगे आपको ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है. ठीक है, वो इतना दिमाग में आपके घुस गया है कि आप एग्जाम के पहले ही पढ़ोगे तब भी आपको अच्छे से याद रहेगा. तो ये हमारा खुद का ये एक्सपीरियंस है. ये मैं बता रही हूँ 7, 15, 30. ये मैं अपने बच्चों को भी ये बहुत सिखाई हूँ और इससे काफी इफेक्ट भी हुआ है और आप लोग को भी सिखा रही हूँ. ये 7, 15, 30 बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर कर सकते हो तो आपको जरूर बहुत फायदा होगा. ठीक है, आज पढ़े हो, आज जाके एक बार रिवाइज कर लो या तो कल कर लो, कोई बात नहीं. आज अगर होमवर्क है तो होमवर्क अपने स्कूल का कर लेना, ये पढ़ लेना. उसके बाद 7 दिन के बाद फिर देखना, फिर 15 दिन के बाद फिर 30 दिन. टाइम नहीं लगेगा. जब 30 दिन के बाद पढ़ोगे तो आप देखोगे फटाफट आपका रिवाइज हो रहा है. तो मुझे लगता है आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा. ठीक है, तो रिवाइज जरूर करना. हर क्लास का रिवीजन बहुत जरूरी है. थ्योरी जो पेपर होते हैं वो शुरुआत में बहुत बोरिंग लगता है,
लेकिन पढ़ोगे, अंडरस्टैंड करोगे, समझोगे तो बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो बच्चों आज यहीं पे खत्म करते हैं। अब अगला क्लास है, कल आपका इकोनॉमिक्स का क्लास होगा। सारे बच्चे तैयार होके आना। इकोनॉमिक्स में भी प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों मिला के पढ़ाया जाता है, तो कल आपको बहुत इंटरेस्टिंग सब टॉपिक पढ़ाया जाएगा। तो कल आप बिल्कुल 7:30 बजे आपका क्लास शुरू होगा। आज थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, तो इस प्रॉब्लम को भी हम लोग अवॉइड नहीं कर पा रहे थे, तो इसीलिए हमने आज बिजनेस स्टडीज लिया। लेकिन अब कल आपका इकोनॉमिक्स होगा, फिर आगे का भी हम बता देंगे कि आज का जो अकाउंट्स का क्लास शिफ्ट हुआ है वो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। ठीक है, चलिए, ओके। क्या लिखा है बच्चे? पार्टनरशिप का फर्स्ट लाइन, इसका मतलब क्या हो गया? मुझे नहीं समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। पार्टनरशिप का फर्स्ट लाइन क्या है? ये वाला या ये वाला पूछ रहे हो? पार्टनरशिप इज रिलेशन बिटवीन पर्सन who have agreed to share the profits of business carried on by all or any of them acting for all। तो ये रिलेशन होता है दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच, यही पूछना चाह रहे हो? ठीक, कोई और डाउट होगा तो आपको नंबर दिया गया है ना, ये वाला नंबर आप जरूर नोट कर लो, 9873730224। इसमें आप व्हाट्सएप करके अपने डाउट्स को लिख सकते हो। ठीक है, जो भी डाउट्स होंगे ये आप इसमें लिखोगे, और अगर कुछ जरूरत होगा तो हम नेक्स्ट क्लास में आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। ठीक है, ओके बच्चों।